मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में जो स्पेशली कक्षा 12 के लिए है। कक्षा 12 के अध्याय 6 के लिए। कक्षा 12 के अध्याय 6 का नाम है विश्व में मानव अधिवास, यानी संपूर्ण विश्व में मानव का अधिवास किस प्रकार से बना हुआ है। अब सबसे पहले बात आती है अधिवास होता क्या है। वास्तव में अपन अधिवास बोले तो अधिवास किसको बोलेंगे, अधिवास होता किस प्रकार का है। तो इसलिए आप लोगों को समझना है कि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों आवश्यकताओं में से जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनमें से एक आवश्यकता है आवास, जो मानव आश्रय प्राप्त करने के लिए या यूं कहे सर छुपाने के लिए छत के रूप में जिसका निर्माण करता है वो है आवास। तो आवास को क्या कहा जाता है? निवास भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं और मकान भी कह सकते हैं। मानव आश्रय प्राप्त करने के लिए अपने निवास का निर्माण करता है, अपने घर का निर्माण करता है, अपने मकान का निर्माण करता है। तो ये घर, मकान, आवास क्या है? आवास। अब आवास का ही विकसित रूप या यूं कहें सामूहिक रूप जो है उसे कहेंगे हम अधिवास। अब इसी नाम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अधिवास हम किसको कहेंगे, अधिवास होता क्या है। मानव ने अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए घर, मकान, आवास का निर्माण किया और बहुत सारे आवासों का समूह, कई सारे आवास जब एक जगह एकत्रित होंगे उनके समूह को हम क्या कहेंगे? अधिवास, जिसको बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस्ती। बस्ती और अधिवास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और साधारण भाषा में हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम इस प्रकार से देंगे कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को क्या कहेंगे? अधिवास। देखो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित किए गए आवासों के संगठित समूह को हम क्या कहेंगे? अधिवास कहेंगे। कि मानव ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आश्रय प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के धरातल पर जितने भी आवास निर्मित और विकसित किए हैं उनके सामूहिक रूप को, उनके संगठित रूप को हम क्या कहेंगे? अधिवास। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाए किसी भूगोल वेत्ता का नाम लेकर, हमारे पाठ्य पुस्तक में विडाल डी लॉब्लॉस के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा अगर इस भूगोल वेत्ता के नाम से पूछा जाता है तो ये परिभाषा दी जाएगी कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित जो संरचना है उसको अधिवास कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी है कि मानव अपना आवास प्राप्त करने के लिए और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जिस संरचना का निर्माण करता है उस संरचना को क्या कहा जाता है? अधिवास। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि अधिवास होता क्या है तो आप ये सिंपल जो परिभाषा है ये भी दे सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर मानव ने जो आवास निर्मित किए हैं, जो विकसित किए हैं, उनके संगठित और सामूहिक रूप को हम क्या कहेंगे? अधिवास। और यदि आपको विडाल डी लॉब्लॉस के नाम से पूछा जाता है तो आप ये परिभाषा देंगे कि मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित की गई संरचना को अधिवास कहा जाता है। दोनों ही बिल्कुल सिंपल और साधारण परिभाषाएं हैं। अब बात आती है कि अधिवास की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने कहा कि मानव ने अपने निवास के लिए घर, मकान बनाए, घर, मकान को हमने आवास कहा, हम आवास के सामूहिक रूप को हमने अधिवास कह दिया। तो अधिवास की उत्पत्ति कैसे हुई? मानव ने किस प्रकार से अधिवास का निर्माण करना प्रारंभ किया? तो अधिवास की जो उत्पत्ति है वो मूलतः अपने निवास के लिए हुई है। अधिवास की उत्पत्ति मानव ने अपने निवास प्राप्त करने के लिए, यानी आश्रय प्राप्त करने के लिए, पशुचारण के दौरान चारे को संग्रहित करने के लिए, अपनी भोज्य सामग्री को संग्रहित करने के लिए, या यूं कहें आश्रय प्राप्त करने के लिए छत के रूप में मानव ने क्या किया? अधिवास का निर्माण किया। तो
अधिवास की उत्पत्ति कहां से हुई? अधिवास की उत्पत्ति होती है मूलतः अपने निवास के लिए। अब जो मानव है उसका निवास भी दो प्रकार का है, या यूं कहें उत्पत्ति के आधार पर अधिवास के प्रकार भी दो प्रकार के हैं। मानव ने जहां अस्थायी कम समय के लिए अधिवास बनाया, अस्थायी अधिवास, और जहां पर मानव स्थायी रूप से बस गया, स्थायी अधिवास। बिल्कुल नाम से ही आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। अस्थायी अधिवास जहां मानव ने कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए अधिवास बनाया, उसके बाद स्थान परिवर्तन किया और नया आवास बना लिया। इस प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे समयांतराल में बनाए गए जो अधिवास है उसे कहेंगे हम अस्थायी अधिवास। कुछ अधिवास ऐसे जो मानव ने लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्थान पर बसते हुए, निवास करते हुए विकसित किए हैं, जो सालों साल स्थायी रहे हैं, वो है स्थायी अधिवास। तो उत्पत्ति के आधार पर ये मानव के अधिवास के जो दो प्रकार हैं, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास, जो इसके नाम से ही बिल्कुल समझ में आता है। हाँ, अब हम दोनों को अस्थायी और स्थायी को अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला आता है अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, हमने पहले भी बात की है कि प्राचीन काल में मानव पशुचारण करने के लिए, मौसम की प्रतिकूलताओं से बचने के लिए, या शिकार करने के लिए, पशुचारण करने के लिए, शिकार और पशुचारण के से प्राप्त वस्तुओं के भंडारण के लिए, संग्रहण के लिए, या फिर यूं कहें मानव प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए और प्रतिकूल मौसम के साथ साथ अपने जीवन को एक निश्चित समय के लिए मौसम के अनुकूल बनाने के लिए अस्थायी रूप से कम समय के लिए जिस आवास का निर्माण करता था उसे कहा जाता है अस्थायी अधिवास। हमने पीछे अध्याय पढ़ा था जनजातियां, उसमें हमने बहुत सारी जनजातियों को पढ़ा था। उन जनजातियों के जो अधिवास थे, उनका जो जीवन था वो इसी प्रकार का था, घुमक्कड़ प्रकार का, घूमने फिरने वाले लोग, यानी कम समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए किसी स्थान विशेष को चुनना, जैसे स्थानांतरण कृषि करने के लिए, पशुचारण करने के लिए, आखेट शिकार करने के लिए। तो ये जो जनजातियां हैं, इनके आवास है वो भी अस्थायी अधिवास के अंतर्गत आते हैं। जनजातियां बहुत सारी हैं, जैसे नागा जनजाति। नागा जनजाति है वो स्थानांतरण कृषि करती है, स्थानांतरण कृषि करती है। स्थानांतरण कृषि के लिए ये क्या करती है, एक सीमित समय के लिए, जब तक भूमि उपजाऊ है तब तक अपना अधिवास बनाती है, उसके बाद स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। स्थान परिवर्तन करने के साथ नए स्थान पर नया आवास बनता है। जैसे हमारी एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति के जो आवास है इग्लू और कर्मर, इग्लू और कर्मर दोनों ही क्या है, अस्थायी अधिवास। मध्य एशिया के जो स्टेपी मैदान है उनमें रहने वाली खिरगीज जनजाति, खिरगीज जनजाति, ये खिरगीज जनजाति पशुचारण करती है और पशुचारण में पशुओं के लिए चारे को एकत्रित करने के लिए तंबूनुमा एक अधिवास बनाती है, मकान बनाती है, जो कम समय के लिए होता है। तो खिरगीज जनजाति है जो पशुचारण करती है, पशुओं के लिए चारा एकत्रित करती है। चारा एकत्रित करने के लिए ये लोग तंबू की आकृति का या तंबूनुमा एक मकान बनाते हैं जिसमें पशुओं के लिए चारा एकत्रित करते हैं। इसी के साथ हमने पढ़ा बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थलों में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, कालाहारी मरुस्थलों में पाई जाती है। यह भी अपना आवास है वह स्थायी रूप से बनाती है। एक रोकीज पर्वत के पूर्वी भागों में,
रॉकीज पर्वत के पूर्वी भागों में रहने वाली रेड इंडियंस। तो ये सारी जनजातियां हैं जो आज भी प्राचीन जीवन या प्राचीन काल के अनुसार अपना जीवन यापन करती हैं, और इनके द्वारा एक सीमित समय के लिए बनाया गया जो अधिवास है वो कहलाता है अस्थायी अधिवास। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो राजस्थान का मारवाड़ प्रदेश है, राजस्थान का मारवाड़ प्रदेश, और मारवाड़ प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां? रेबारी, बंजारा, इन जनजातियों के जो आवास हैं वो भी क्या है? अस्थायी अधिवास। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अस्थायी अधिवास मानव एक सीमित समय के लिए बनाता है, अपने पशुचारण करने के लिए, शिकार करने के लिए, या मौसम की प्रतिकूलताओं के लिए, या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और एक समय के बाद फिर उस नए स्थान का चयन करता है और नए स्थान पर फिर से नए आवास का चयन करता है। तो ये अस्थायी अधिवास है जो एक निश्चित समय के लिए ही बनाए जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया अस्थायी अधिवास का। अब हम स्थायी अधिवास के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी अधिवास, हमने अस्थायी अधिवास में यह पढ़ा था कि मानव है वो प्राचीन श्रेणी के अनुसार जीवन व्यतीत करता है और एक सीमित समय के लिए अधिवास बनाता है। ठीक उसके विपरीत जो विकसित मानव है, मानव ने धीरे धीरे विकास का रास्ता तय किया है। उस विकास में मानव ने क्या किया? जो अस्थायी अधिवास में जो मानव था वो शिकार करता था, आखेट करता था, स्थानांतरित कृषि करता था, पशुपालन करता था, वो उसे अस्थायी रूप से कम समय के लिए करता था। लेकिन स्थायी अधिवास में मानव ने क्या किया? कृषि का व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण कर दिया और स्थायी रूप से कृषि करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, जहां पशुओं को सिर्फ आखेट के लिए, शिकार के लिए ही पशुओं पर आधारित था मानव, अब मानव ने क्या किया? कृषि के साथ मिश्रित कृषि अर्थात पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया व्यापारिक स्तर पर। और मानव ने क्या किया? सुरक्षा के दृष्टिकोण से समूह में रहना शुरू कर दिया, आपसी आदान प्रदान बढ़ गया, आपसी सामाजिकरण बढ़ गया। इन सभी कारणों से मानव ने स्थायी रूप से रहना, स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया, जो स्थायी अधिवास का कारण है। कुछ कारक हैं जो मानव को स्थायी रूप से रहने के लिए या मनुष्य को स्थायी अधिवास के लिए प्रेरित करते हैं, या यूं कहें मानव के अधिवास को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो मानव का जो स्थायी अधिवास है उसको स्थायित्व प्रदान करने वाले जो कारक है वो इस प्रकार से है। तो स्थायित्व वाले जो कारक है वो है स्थानीय संचित संसाधन। मानव की जो आर्थिक आवश्यकता है उसमें संसाधन का बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस क्षेत्र में स्थानीय संसाधन संचित है, या यूं कहें मानव की पहुंच में बड़ी आसानी से आ रहे हैं, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है संसाधनों के आधार पर, वहां मानव स्थायी रूप से अधिवास करेगा। दूसरा कारक है बाह्य विश्व से संबंध, या यूं कहें अपने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संबंध, जहां से मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आदान प्रदान करेगा और अपने पास जो अतिरेक है, अतिरिक्त जो सामग्री अपने उपयोग के, अपने उपभोग के पश्चात बचती है, उसका भी आदान प्रदान करेगा। तो बाह्य विश्व के साथ, या यूं कहें अपने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ जो मानव का संबंध है, जो आपसी रिलेशनशिप है, वो अगर बेहतर होगी तो मानव स्थायी अधिवास के लिए प्रेरित होगा और मानव का स्थायी अधिवास है वो स्थायित्व होगा। अगला है भावी उन्नति की संभावना। मानव को स्थानीय संसाधन भी सुलभ हो रहे हैं, पड़ोसी क्षेत्रों के साथ, बाह्य विश्व के साथ उसके संबंध भी अच्छे हैं। तो अपने ज्ञान और अपनी तकनीक के माध्यम से अपनी व्यापारिक कृषि, अपने व्यापारिक पशुपालन और अपने समूह के कारण वो धीरे धीरे उन्नति की ओर भी बढ़ेगा। तो जिस क्षेत्र में उन्नति की संभावनाएं मैक्सिमम होंगी
या यूं कहें उन्नति की अधिकतम संभावनाएं होगी, मानव वहां स्थायी रूप से बसना पसंद करेगा और मानव का जो अधिवास का स्थायित्व है वो भी और अधिक प्रेरित होगा। अगला जो कारण है वो है सुरक्षा। जो सबसे मुख्य कारण है कि मानव जो प्राचीन काल में अस्थायी अधिवास में रहता था वो अनेक प्रकार के संकटों से जूझता था, अनेक प्रकार की असुरक्षा का भाव उसके मन में रहता था। जंगली जानवरों से, विदेशी आक्रमण से, पड़ोसी क्षेत्रों के आक्रमण से, अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से उसे अनेक प्रकार का डर बना रहता था, संकट बना रहता था। उस असुरक्षा के भाव को मिटाने के लिए मानव ने सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए स्थायी अधिवास अर्थात समूह में रहना प्रारंभ कर दिया, जिसमें एक दूसरे की परस्पर सहभागिता के माध्यम से मानव अपने जीवन को आसान और सुरम्य बना पाता है। अगला बिंदु है धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताएं। मानव स्थायी अधिवास में जाने के लिए अपनी धार्मिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जहां मनुष्य की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से, सुलभता से हो जाती है, तो मानव का जो अधिवास है उसे स्थायित्व मिलता है और वो स्थायी अधिवास की ओर बढ़ता है, या यूं कहें अस्थायी अधिवास को त्याग कर स्थायी अधिवास की ओर मानव बढ़ना प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया अस्थायी और स्थायी अधिवास का, कि किन किन कारणों से मानव ने अस्थायी अधिवास को त्याग कर धीरे धीरे विकसित होते हुए स्थायी अधिवास की ओर आगमन किया। अब हम मानव के जो स्थायी अधिवास है उनका उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के कारण या किन उद्देश्यों को लेकर या किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव है वो अस्थायी अधिवास यानी अविकसित मानव से विकसित मानव की ओर जो उसकी यात्रा है उसको उसने पूरा किया है और स्थायी अधिवास को अपनाया है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि मानव है वो अस्थायी अधिवास से स्थायी अधिवास की ओर विकास करते हुए आया है। अब वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिन्होंने मानव को स्थायी अधिवास सिखाया है या स्थायी अधिवास के लिए प्रेरित किया है, या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव स्थायी अधिवास अपनाता है या स्थायी अधिवास बनाता है। वो सारे उद्देश्य हैं। पहला है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए। मानव मकान क्यों बनाता है, घर क्यों बनाता है, कि जो मौसमीय परिस्थितियां हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचने के लिए। तो जो भौतिक वातावरण की कठोरता है, जो मौसमीय परिस्थितियां हैं उनसे बचने के लिए मानव ने स्थायी अधिवास बनाना प्रारंभ कर दिया। अगला आता है खाद्य और उपयोगी सामग्री का भंडारण। मानव है वो अस्थायी अधिवास में या यूं कहें प्राचीन जीवन में शिकार करता था या पशुपालन करता था या स्थानांतरित कृषि करता था, तो वो उसे एक निश्चित समय तक ही सुरक्षित रख पाता था। उसके बाद उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जब मानव ने स्थायी अधिवास किया तो अपनी कृषि उत्पादों को, अपने पशुपालन से प्राप्त उत्पादों को एक लंबे समय तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित रख पाता है। मानव अपनी खाद्य सामग्री, अपने उपयोगी सामान का भंडारण कर सकता है और इस खाद्य सामग्री और उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु मानव है स्थायी अधिवास की ओर प्रेरित हुआ, स्थायी अधिवास की ओर अग्रसर हुआ। अगला जो कारण है, अगला जो उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए मानव ने स्थायी अधिवास को अपनाया वो है जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा। जब मानव प्राचीन काल में स्थायी अधिवास में रहता था, दूर दूर ढानियों में रहता था, किसी स्थान पर एक ही परिवार या एक ही मानव समुदाय रहता था, उस समय उन्हें जंगली जानवरों से, जंगलों में रहते थे तो जंगली जानवरों से, पशुओं से सुरक्षा का भी बहुत खतरा था। तो धीरे धीरे मानव है वो समूह में रहने लगा।
समूह में रहने लगा तो उसमें सुरक्षा का भाव जगा और वो सुरक्षा महसूस करने लगा। अर्थात जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी मानव स्थायी अधिवास की ओर अग्रसर हुआ है। अगला है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यों के लिए भी मानव ने स्थायी अधिवास को अपनाया। मानव धीरे धीरे विकसित हुआ है, विकसित हुआ तो उसमें सामाजिक भाव जगा, समूह का भाव जगा, समूह के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, उसमें उत्तरदायित्व का विचार आया और उस उत्तरदायित्व के विचार के बाद उसने विकास करना सीखा। विकास करना सीखा तो उसमें आर्थिक विकास की धारणा आई। आर्थिक विकास की धारणा के साथ साथ उसमें धर्म जगा, धर्म की प्राप्ति के लिए धार्मिकता की भावना आई। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए, अपनी सांस्कृतिक प्राप्तियों के लिए मानव है वो स्थायी रूप से रहने लगा। फिर धीरे धीरे मानव ने विकास किया और मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी मानव ने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया। हम लोग हमारे क्षेत्र का उदाहरण ले तो राजस्थान है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं, जैसे बंजारा है, रेबारी है। तो ये लोग एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय के लिए रहते हैं, फिर नया स्थान ले लेते हैं। ये लोग पशुचारण करते हैं, पशु चराने के लिए एक स्थान से मौसम बदलते ही दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो उनके बच्चे हमने देखे हैं बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। आज भी वो उसी पौराणिक, उस प्राचीन जीवन शैली के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब हमने देखा है कि वो लोग भी धीरे धीरे गाँव में बसना प्रारंभ हो गए हैं, मेहनत मजदूरी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो उनको स्थायी निवास की ओर अग्रसर करने वाला जो मुख्य कारक है वो है शिक्षा। उन लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा प्राप्ति के लिए स्थायी निवास की ओर, स्थायी अधिवास की ओर आगे बढ़े। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला जो है वो है पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए, यानी अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार का भरण पोषण, इसके साथ साथ जो मानव का सबसे बड़ा मानवीय गुण है विलासितापूर्ण जीवन, यानी सुख सुविधाओं से युक्त जीवन। विलासिता का अर्थ होता है अनेकों प्रकार की सुखमय याचनाएं करना, सुखमय कामनाएं करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना। तो विलासितापूर्ण जीवन और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जो है वो स्थायी अधिवास की ओर बढ़ा है, स्थायी अधिवास की ओर अग्रसर हुआ है। अब जो मानव अधिवास है उसके भी दो प्रकार हैं, उन दोनों प्रकार का अध्ययन भी हम लोग करें। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम मानव अधिवासों का वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण किस आधार पे होता है। जो मानव अधिवास है उनका वर्गीकरण मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं तथा आधारभूत कार्यों के आधार पर विभाजित किया जाता है। अर्थात गांव में रहने वाले लोग और नगरों में रहने वाले लोग, उनमें बेसिकली मुख्य रूप से अंतर क्या है? एक तो उनकी प्राकृतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं और उनके आधारभूत कार्य भिन्न भिन्न हैं। प्राकृतिक दशाएं और आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव अधिवासों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, या यूं कहें इसके दो प्रकार बताए गए हैं। पहला तो है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास की प्राकृतिक परिस्थितियां, प्राकृतिक दशाएं, आधारभूत कार्य भिन्न है नगरीय अधिवास से। तो मानव अधिवास के ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दो प्रकार हैं, जिनमें पहला है ग्रामीण अधिवास। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास होता क्या है? गांव में रहने वाले लोग जिनके पास आय के संसाधन कम है, यूं कहें कम विकसित जो नागरिक हैं वो है ग्रामीण अधिवास। और कम विकसित से मेरा तात्पर्य ये है कि जो प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न है, जैसे भूमि का विदोहन। ग्रामीण अधिवास है वो सिर्फ और सिर्फ भूमि के विदोहन से ही जुड़े हुए होते हैं, अर्थात ये भूमि से जुड़े हुए ही तमाम प्रकार के काम करते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना। उनको व्यापारिक स्तर पे ना करके प्राथमिक स्तर पे करते हैं। दूसरा देखो, ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। प्राथमिक व्यवसाय का अगला अध्याय आएगा, उसमें हम
इसको खूब विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन प्राथमिक व्यवसाय को आप ये समझ सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय वो होता है जिसमें मूलभूत या यूं कहें जिन गतिविधियों का, जिन उत्पादों का व्यवसायीकरण नहीं होता, कृषि से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जैसे कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है औद्योगिक विकास के लिए या उद्योगों के लिए, जो कच्चे माल की जहां से प्राप्ति होती है वो है प्राथमिक व्यवसाय। और ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न रहती है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन कार्य और वनोत्पाद, वन से मिलने वाले उत्पाद। तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण अधिवास है वो इन कामों में संलग्न रहता है। सबसे पहला तो है भूमि का विदोहन करना, भूमि कृषि कार्य या भूमि से जुड़े हुए तमाम प्रकार के कामों में ही संलग्न रहना। ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है, वो प्राथमिक व्यवसाय लकड़ी काटना, पशुपालन करना, कृषि करना आदि सारे कार्यों में ही संलग्न रहती है। तो ग्रामीण अधिवासों के प्रकार अब हम पढ़ेंगे। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार मकानों के बीच की दूरी और संख्या के आधार पर किया गया विभाजन ग्रामीण अधिवासों का प्रकार कहलाता है। यानी मकानों के बीच में दूरी कितनी है, कितनी कितनी दूरी पर भवनों का निर्माण किया गया है। वो झोपड़ी भी हो सकती है और एक आलीशान महल भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार के जो निवास स्थान है, जो मकान है, उनके बीच की दूरी और उनकी संख्या के आधार पर विभाजन किया जाए तो वो जो विभाजन है वो क्या कहलाता है, मानव अधिवास का प्रकार। उनका विभाजन किसके आधार पर, एक तो मकानों के बीच की दूरी के आधार पर और दूसरा संख्या के आधार पर। यदि भवनों का, मकानों का विभाजन करें तो वो विभाजन क्या कहलाएगा, मानव अधिवास का प्रकार। अब मानव अधिवास के जो प्रकार हैं वो है 4 प्रकार। पहला है सघन अधिवास, दूसरा है प्रकीर्ण अधिवास और तीसरा है मिश्रित अधिवास और चौथा है पल्ली अधिवास। अब हम इनको एक एक करके अध्ययन करते हैं। आप बिल्कुल इसी प्रकार से बने रहिए, बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, पहला है सघन अधिवास। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये सघन होता है। इस प्रकार की आवाज देखिए, मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे ये एक क्षेत्र है, ये एक प्रकार का क्षेत्र है, इसमें ये घर बने हुए हैं। बिल्कुल पास पास सघन बसी हुई आबादी है, बिल्कुल पास पास। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में सघन बसी हुई जो आबादी है, सघन बसे हुए घर हैं, उसे कहा जाता है सघन अधिवास। ठीक इसके विपरीत प्रकीर्ण अधिवास, दोनों को अपन एक साथ समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखो एक ही क्षेत्र है और एक ही क्षेत्र में या यूं कहें एक खेत है या एक क्षेत्र है, उसमें इस प्रकार से पास पास घर बने हुए, मकान बने हुए, लेकिन इसमें ये एक खेत, ये दूसरा खेत, ये तीसरा खेत, ये चौथा खेत, ये 5वां खेत, ये 6ठा खेत, ये 7वां और ये 8वां। इनमें एक घर यहाँ बना हुआ है, इसमें दूसरे वाला यहाँ बना हुआ है, इसमें तीसरे वाला यहाँ, इसमें तीसरा यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ। इस प्रकार से दूर दूर छितरे हुए बिल्कुल विरल आबादी होती है। ठीक इसमें देखो कितनी सघन आबादी है, बिल्कुल पास पास घर बने हुए। इसमें एक ही क्षेत्र में यूं कहें एक खेत में एक ही घर बना हुआ। जैसे अपने ग्रामीण परिवेश में देखें कि जो ढाणी क्षेत्र है, जो खेतों में ढाणियां बनी हुई हैं, जो वर्ग विशेष के अनुसार, जाति के अनुसार जो ढाणियां बनी हुई हैं, वो इसमें आता है प्रकीर्ण अधिवास में। तो प्रकीर्ण अधिवास और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। देखो सघन अधिवास, सघन आबादी है तो इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सामाजिक प्रगाढ़ता।
चूंकि ये सघन बसे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज का निर्माण होता है, सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। ठीक इसमें ये क्या है, एकांकी जीवन जीने वाले, एकांकी जीवन यापन करने वाले, इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, इनमें एकांकी जीवन पाया जाता है। इनमें घर क्या है, हमने देखा ना, अभी बनाया, बिल्कुल पास पास, घर पास पास में, और इनमें घर है वो दूर दूर। घर है वो दूर दूर। इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, घर पास पास में है, सहयोग की भावना होती है। और ये सारे दूर दूर बसे हुए हैं, इनमें सामाजिक भावना नहीं है तो इनमें सहयोग की भावना भी नहीं होती, या यूं कहें सहयोग की भावना कम होती है। कम होती है। ये सघन आबादी है, बिल्कुल नजदीक नजदीक पास पास घर बने हुए हैं, तो जो संख्या है घरों की वो 50, 100, 500 या बड़ा गांव हो तो 1000 भी हो सकती है। और ये कैसे है, बिल्कुल एकांकी, एक एक घर एक एक एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले, एक एक घर दूर दूर बना हुआ है। इनमें आपसी मेलजोल होता है, मेलजोल होता है, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेने वाले होते हैं, और ये बिल्कुल स्वतंत्र जीवन जीने वाले। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा कि सघन अधिवास है, उनमें सघन बस्ती होती है, बिल्कुल पास पास घर बने हुए होते हैं। प्रकीर्ण अधिवास में एक एक क्षेत्र में, या यूं कहें एक एक खेत में एक एक घर बना हुआ होता है, घर काफी दूर दूर होते हैं। इसी के आधार पर हमने दोनों की विशेषताएं निकाल ली। इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, ये एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। इनमें घर पास पास बने हुए होते हैं, इनमें दूर दूर बने हुए होते हैं। इनमें सहयोग की भावना होती है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणी होते हैं, जबकि इनमें सहयोग की भावना कम पाई जाती है। इनमें घरों की संख्या 50, 100, 500, 1000 तक हो सकती है। इनमें एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले हैं, एक क्षेत्र विशेष में एक या दो घर या एक परिवार ही होता है। इनमें मेलजोल अधिक होता है, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करने वाले होते हैं, जबकि ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। अब देखो तीसरा है मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास है वो बिल्कुल और इन दोनों का मिश्रण है। तो ये जो मिश्रित अधिवास है ये इन दोनों का मिश्रण है, सघन अधिवास का भी और प्रकीर्ण अधिवास का। अब जो प्रकीर्ण अधिवास है हमने पढ़ा कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो सघन अधिवास से भिन्न है, लेकिन ये प्रकीर्ण अधिवास पाया कहाँ जाता है? प्रकीर्ण अधिवास जो बिल्कुल क्षेत्रीय आबादी है, एक एक खेत में एक एक क्षेत्र में एक एक घर बना हुआ होता है, दूर दूर अपनी कृषि भूमि को छोड़कर। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी, ऑस्ट्रेलिया में टाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। तो ये जो घास भूमियां हैं इनमें प्रकीर्ण अधिवास, छितरे विरल प्रकार के अधिवास है वो पाए जाते हैं।
अपन भारत की बात करें तो भारत के ऐसे क्षेत्र जो भाबर प्रदेश है, तराई प्रदेश है, खादर प्रदेश है, हमने गत वर्ष कक्षा 11 में पढ़ा भी था कि जो खादर प्रदेश, खादर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, हिमालय के पर्वतपदीय प्रदेश, इन क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवास पाया जाता है। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? प्रकीर्ण अधिवास। यानी ये राजस्थान के ये वाले प्रदेश हैं जो दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग जिसमें प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। अब हम लोग जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें तो वहां एक एक घर कई किलोमीटर के अंतराल पे बने हुए हैं क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी है। तो इन सारी विशेषताओं को मिलाकर मिश्रित अधिवास बनता है और मिश्रित अधिवास को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रित भी कहा जाता है। अर्ध सघन या अर्ध केंद्रित भी कहा जाता है। अब देखो हमने पढ़ा सघन अधिवास। सघन अधिवास में ये सारे अधिवास हैं जो दूर दूर बने हुए हैं, जो पास पास बने हुए, सघन बस्ती है। और एक तरफ हमने देखा प्रकीर्ण अधिवास में दूर दूर बने हुए आवास हैं। दोनों का सम्मिश्रण क्या है? मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास ये है सघन अधिवास। अब इसमें किसी परिवार का बंटवारा होने के बाद या परिवार के लोग जो अपने प्राचीन अधिवास को छोड़कर नवीन अधिवास का निर्माण करते हैं, तो हमने देखा है कि गांवों में जो लोग हैं बंटवारे के बाद जब नए घर का निर्माण करते हैं तो वो गांव के बाहर खुले क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने जो निवास है वो बनाते हैं। अब देखिए इससे समझने का प्रयास करें। हमने देखा ये सघन अधिवास है। इस सघन अधिवास में से कोई व्यक्ति अपने नवीन निवास का निर्माण करता है या पारिवारिक बंटवारे में, इसका जो मुख्य कारण है मिश्रित अधिवास का, वो पारिवारिक है। पारिवारिक कारणों से इसका निर्माण होता है। इसके पीछे कोई पर्यावरणीय या भौतिक कारण जिम्मेदार नहीं है। अब देखो ये सघन अधिवास है, इसमें किसी ने यहाँ घर बना लिया, किसी ने यहाँ 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 बना लिया। अब ये सघन आबादी थी, उसमें पारिवारिक बंटवारे के बाद लोग सघन आबादी से बाहर निकले, नए क्षेत्र में गांव के बाहर, आबादी के बाहर इन्होंने दूर दराज घर बना लिए। ये दूर दराज जो घर बने ये तो प्रकीर्ण अधिवास हो गए और ये सघन अधिवास हो गया। इन सारे को मिलाकर जो एक अधिवास के प्रकार का नाम दिया गया वो है मिश्रित अधिवास। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रकीर्ण अधिवास और सघन अधिवास का मिश्रित रूप है मिश्रित अधिवास। अब हमारा अंतिम आता है पल्ली अधिवास। नंबर 4 अधिवासों का, ग्रामीण अधिवासों का जो अंतिम प्रकार है वो है पल्ली अधिवास। देखिए पल्ली को पाल भी कहा जाता है। पाल का अर्थ होता है एक खेत जिसमें एक गोत्र, एक जाति के लोग निवास करते हैं। ये जो पल्ली अधिवास है ये पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर पठारी प्रदेशों में या तीव्र ढाल वाले प्रदेशों में या अत्यधिक मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां विषम परिस्थितियां होती हैं जीवन यापन करने के लिए, वहां इस प्रकार के पल्ली अधिवास विकसित होते हैं जिनमें एक ही गोत्र के लोग, एक ही जाति वर्ग के लोग एक स्थान विशेष को चुनते हैं और उसी स्थान पर एकाकी जीवन जीते रहते हैं। तो ये था हमारा विश्व मानव अधिवास में ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की अध्ययन सामग्री आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसका गहन अध्ययन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।